नमस्कार दोस्तों। क्या हाल है आप लोगों के। चलिए बढ़िया ही होंगे जैसे भी हैं। बट हाँ, अब हम अपने उस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। देखिए, मैंने आपको में फर्स्ट वीडियो में हिस्ट्री ऑफ मैथ पढ़ाया। हिस्ट्री ऑफ मैथ वीडियो फर्स्ट में। फिर दूसरी वीडियो मेरी जो थी, ठीक, उसमें मैंने आपको रोमन नंबर बताए। रोमन नंबर। तीसरी वीडियो जो मेरी थी उसमें मैंने आपको प्लेस एंड फेस वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था। ठीक, अब जो मेरी चौथी ये जो वीडियो है, इनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि इनके बारे में बात मैं कर चुका हूँ पहले ही। बट अब जो मैं बात करूँगा, आज मेरा जो वीडियो है इंडियन अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम एंड इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम पे आज मैं आपको बात करूँगा। तो आज मेरा पूरा का पूरा लेक्चर चौथे पॉइंट पे डिपेंड है, चौथे पॉइंट पे बेस है। ठीक, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा। ठीक, तो चलते हैं, शुरू करते हैं थोड़ा। सिस्टम, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन अरेबियन न्यूमेरल सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति, हिंदी में इसे बोलते हैं हिंदू अरबी संख्या पद्धति। अब देखिए, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। बैकग्राउंड, हिस्ट्री। ठीक, बैकग्राउंड हिस्ट्री अर्थात इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई। क्योंकि जब तक हम आधार को नहीं समझेंगे तब तक हमें इस सिस्टम, इस पद्धति के बारे में अच्छे से समझ नहीं होगी। इसलिए मैं इसे पीछे से ही
जो आधार है इसका, बिल्कुल शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये डेवलप होते, मतलब इसका विकास होते हुए, और इसका नाम हिंदू अरबी संख्या पद्धति बना। पूरा बेस से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया था जहाँ पे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बताई थी। उससे भी पहले मैंने एक और लेक्चर लिया था जिसमें मैंने रोमन नंबर्स के बारे में बताया था। तो सुनिए, अब इसका बैकग्राउंड के बारे में बताने जा रहे हैं हम ज़रा सा। देखिए क्या हुआ था, हमारी जो ईसा मसीह से पूर्व क्या था, ईसा पूर्व, सुनना मेरी बात को, ईसा मसीह से पूर्व लोग क्या करते थे, किसी भी संख्या को जोड़ना घटाना अगर रहता था तो वो 1 से 2 3 4 5 7 8 9 इन संख्याओं का प्रयोग करते थे। किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी संख्या को ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं का प्रयोग किया जाता था प्राचीन काल में। बट रोमन रोमन में जो व्यक्ति थे यूरोप में, रोम कहाँ पे पड़ता है, यूरोप में, यूरोपीय जो व्यक्ति थे वो क्या करते थे, उन्होंने एक पद्धति को विकास किया, मतलब विकसित किया, जिसे उन्होंने बोला रोमन पद्धति। ठीक, रोमन पद्धति। इसमें क्या था, इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि रोमन पद्धति में 7 सिंबल, 7 चिन्ह उन्होंने बनाए। पहला चिन्ह आई था, दूसरा वी था, तीसरा एक्स, फिर हमारा एल, फिर सी, फिर डी और फिर एम। ये 7 शब्दों को उन्होंने बनाया। अब उन्हें अगर कोई भी वस्तु जोड़नी या घटानी होती थी, जैसे उन्हें 15 की ज़रूरत है, तो वो क्या करते थे, 10 में 5 को जोड़ते थे। ठीक, तो 10 में 5 को जोड़ते थे, तो मतलब 10 की जगह तो उन्होंने पहले से सिंबल डिसाइड कर रखे थे। तो इसे बोलते थे 1, इसे बोलते थे 5, इसे बोलते थे 10, इसे बोलते थे मैंने बताया था 50, इसे 100 और इसे 500, इसे 1000। अगर उन्हें 15 लिखना होता था तो क्या करते थे वे लोग कि पहले x और फिर 5 का v ऐसे लिख दिया करते थे। ठीक, तो उन्हें इन्हीं के आधार पर, मतलब अगर किसी संख्या को उन्हें जोड़ना होता था तो वो क्या करते थे, बड़ी संख्या के दाईं तरफ उस अंक को लगा देते थे। अब जैसे 12 या 14 की बात आई, इसे लिखना है उन्हें, तो क्या करेंगे, इसमें क्या है 10, मतलब 10 + 2 ही तो है, तो क्या करेंगे 10 का क्या होता है, इसमें देखो 10 क्या है, ये रही बड़ी संख्या 10 है, तो x, फिर कितना है 2, क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो क्या करते थे, दाईं तरफ हम 2i को लगा देंगे। और अगर वहीं किसी संख्या में घटाया जा रहा है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जा रही है, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे 17, अब 17 को अगर लिखेंगे हम तो क्या करेंगे, पहले तो 10 आएगा, फिर आएगा 7, तो 10 का तो x हो गया। अब 7 है, 7 को हम क्या करेंगे, 5 + 2 लिखेंगे। 5 + 2 लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो 5 का साइन बनाएंगे, क्योंकि 5 का मुझे पता है कितना v है, फिर 2i बना देंगे, क्योंकि जुड़ रहा है, ये दोनों चीज़ें जुड़ के साथ हो रही हैं, तो दाईं तरफ लिखेंगे। ऐसे ही अगर किसी संख्या से घटाया जा रहा है, जैसे आप मान लीजिए
14 मान लीजिए, यही है 14। तो क्या करते थे, बाईं तरफ उस संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते थे। ठीक है, छोटी संख्या क्या है, 1 2 3 थी हमारे पास। तो पहले 10, फिर 4, अब 4 है, 4 की बारी। 4 के पास में बड़ी संख्या कौन सी है, 5। तो 5 अगर बड़ी संख्या है तो 5 में से अगर एक को घटा दें तो कितना होगा, 4 आ जाएगा। तो बड़ी में से बिल्कुल छोटी घटा दिया, 4 बच गया। तो हम पहले 10 की जगह क्या लिखेंगे, x, 4 की जगह हम करेंगे i और b। ओके। तो होता क्या था कि रोमन में इन सारी चीज़ों को निकाल लिया जाता था आराम से, बट समस्या क्या थी, इनकी जो संख्याएं निकल के आती थी वो काफ़ी बड़ी हो जाती थी। जैसे अगर उन्होंने मान लिया इतने नंबर को रोमन भाषा में लिखा या रोमन पद्धति में लिखा, तो मान लीजिए कि काफ़ी बड़ी संख्या हमें मिलेगी। ठीक। तो इसका समाधान करने के लिए बहुत से गणितज्ञ लगे हुए थे कि कैसे न कैसे संख्या को कम किया जाए। तो हुआ ये कि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक सॉल्यूशन निकाला, जिनमें प्रमुख थे हमारे आर्यभट्ट। ठीक। उन्होंने क्या किया, और मैंने पहले ही आपको बताया था, उन्होंने क्या किया कि जीरो का आविष्कार कर लिया, जीरो की खोज कर ली। अर्थात उन्होंने जीरो को लिखना बता दिया कि जीरो को कैसे लिखा जा सकता है। तो हुआ ये कि जब जीरो की खोज भारत से हो गई, अब देखिए, जो जीरो मतलब शून्य, शून्य की खोज व दशमलव की खोज, दोनों लगभग एक ही साथ हुई थी। मतलब इनकी खोज 4th सेंचुरी, मतलब चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक। मतलब शून्य और दशमलव की खोज भारत में 4th शताब्दी ईसा पूर्व ही हो गई, और इसका श्रेय जाता है हमारे आर्यभट्ट। इन्होंने की थी खोज जीरो की और दशमलव की। जैसे ही दशमलव की और जीरो की खोज भारत ने की, वैसे ही संख्या के लिखने का तरीका बदल गया। मतलब जो संख्या रोमन में लिखी जाती थी, वो इतनी बड़ी जो संख्या लिखी जा सकती थी रोमन में, उस संख्या को छोटा करके अब इतने में लिखने लगे हम, क्योंकि मुझे जीरो की खोज के बारे में पता चल गया था, जीरो के बारे में पता चल चुका था। तो जैसे ठीक। तो भारत ने क्या किया कि भारतवासियों में
आर्यभट्ट थे हमारे गणितज्ञ। इन्होंने चौथी पाँचवीं शताब्दी में जीरो की खोज कर ली और दशमलव की खोज भी कर ली। तो उससे संख्या पद्धति के लिखने का तरीका बदल गया, पूरी तरह से तरीका बदल गया। अब अब जो लोगों के पास संख्याएं थीं, अंक थे, वो टोटल अंक 10 हो गए। पहले अंक पहले कुल अंक 1 2 3 4 6 7 8 9 और ये जगह छोड़ी रहती थी, ठीक। फिर पाँचवीं फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ शताब्दी बाद कुल अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पहले टोटल अंक थे हमारे पास 9, अब मेरे पास टोटल अंक हो गए 10। अब कितनी भी बड़ी संख्या मिल जाए हमें, हम उसे इन अंकों की मदद से आराम से लिख सकते थे, ठीक। तो हम कह सकते हैं पहले लिखने की पद्धति जो थी और जीरो की खोज के बाद की पद्धति, इन दोनों में काफ़ी परिवर्तन आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है सबके? चलिए, फिर हुआ क्या कि जब इस पद्धति के बारे में भारत अच्छी तरह से जान गया, तो हुआ ये कि अब इस पद्धति तो चौथी और पाँचवीं शताब्दी में भारत जीरो और दशमलव के बारे में जानकारी रखता था। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता, आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, अर्थात भारत के पास जो मुद्राएं थी, सोना चांदी था, उसे लूटने के लिए, खजाना था, उसे लूटने के लिए बाहरी शक्तियों ने आक्रमण किया। तो आक्रमणकारियों में सबसे पहले आक्रमण अरब देश से किया गया। तो अरब देश से जब आक्रमण किया गया तो हुआ क्या कि अरब वाले जो लोग थे वो भारत आए। तो भारत आने के बाद वो भारत में रहने लगे, उनकी भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की और फिर उन्होंने वहाँ से, मतलब भारत से जो चीज़ थी हमारी गणित में, क्योंकि उन्हें अरब वालों को पहले क्या बोलते थे, अज्ञान, जिसे वहाँ पे एक तरह से अज्ञानी लोग रहते थे, एक तरह से कह लो आप, ठीक। ज्ञान का अंधकार का युग था एक तरह से उनके वहाँ पे, क्योंकि कुछ ही लोग, गिने चुने लोग थे जो कुछ न कुछ जानकारी सही से रखते थे अरब देश में, और सारे के सारे ऐसे ही थे। तो उनमें से कुछ लोग जब भारत आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो गणित का माहौल ही चेंज है, मतलब यहाँ पे हमें अंकों की जानकारी जो मिल रही थी वो 10 थी। यूरोप वाले देशों में चले जाएं अगर हम, तो वहाँ पे 9 थी। तो मतलब उन्हें आसानी हुई हमारे यहाँ से उन चीज़ों को। तो क्या किया कि
सेंचुरी मतलब 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी में अरब देश के लोग मेरे भारत में आए और उन्होंने यहाँ से गणित की जो पद्धति थी उसको आत्मसात कर लिया, उसे अभिग्रहण कर लिया, मतलब उसे अपना लिया, अपने यहाँ से लेके अपने देश चले गए। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि 7वीं सेंचुरी के बाद, 7वीं शताब्दी के बाद भारत के साथ साथ अरब देश के लोग भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन अंकों के बारे में जानकारी रखने लगे। ठीक, जब 7वीं शताब्दी के बाद अरब वाले लोग गणित के 10 अंक मतलब 0 और दशमलव की जानकारी रखने लगे, तो उसी के पड़ोस में पड़ता है यूरोप, तो यूरोप में पड़ता है रोम, तो रोम के लोग वहाँ पर आए, तो वहाँ से अरब से जानकारी गई हमारे पास। कहाँ? अरब से जानकारी कहाँ पहुँची? अब रोम में, मतलब यूरोप में। यूरोप में जैसे ही पहुँची तो उन्होंने क्या बोला कि ये अरबीय गणित है, अरबीय संख्या पद्धति उन्होंने बता दिया। क्योंकि उन्होंने अरबीय संख्या पद्धति क्यों बोला? इसलिए क्योंकि उन्हें जो 0 और दशमलव की जानकारी मिली वो कहाँ से मिली थी? यूरोप, अरब देश से। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि हमें जो ये गणितीय संख्या पद्धति है वो अरबी की देन है, अरब की देन है। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि अरबी संख्या पद्धति। बट धीरे धीरे वो अवेयर हुए, मतलब उन्हें ज्ञात हुआ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अरब को भी ये जानकारी भारत ने दी है। तो अतः उन्होंने अब उस पूरी जो पहले अरबीय कह लो या फिर कह लो अरेबियन न्यूमेरल सिस्टम जो था उसमें परिवर्तन किया। इस सिस्टम में उन्होंने परिवर्तन किया और इसके आगे एक नाम और जोड़ दिया, हिंदू, या फिर कह दो इसे इंडियन। ठीक, या इंडियन बोलो या हिंदू बोलो, या हिंदू अरेबियन न्यूमेरल सिस्टम बोल दो या फिर इंडियन अरेबियन न्यूमेरल सिस्टम बोल दो। तो उन्होंने जब यूरोप वालों को, रोम वालों को सही जानकारी मिली कि जो हमने पद्धति अरब देश से ली है वो ये पद्धति उनकी खुद की नहीं है, वो उन्होंने भारत से ली है, तो अतः हम अरब वालों को श्रेय न देके भारत वालों को श्रेय देना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस अरेबियन न्यूमेरल सिस्टम का नाम चेंज करके क्या कर दिया, हिंदू अरेबियन न्यूमेरल सिस्टम। तो इस पद्धति या फिर इंडियन अरेबियन न्यूमेरल सिस्टम, तो इस पद्धति के बारे में पता चल गया। मतलब अगर कहा जाए, अब यहाँ से एक और निष्कर्ष निकल के आता है, कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष। निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जो हमारी भारत की संख्या पद्धति है, भारतीय संख्या पद्धति है, वो पूरे विश्व में प्रख्यात है, एक तरह से प्रचलन में है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, क्योंकि बिना इस संख्या पद्धति के कुछ भी नहीं होता है। तो हम यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, कि ये जो थी हमारी संख्या पद्धति, वो पहले भारत में 4th से 5th सेंचुरी में पता लगाया गया 0 दशमलव का। तो जैसे ही 0 दशमलव का पता लगाया गया, वैसे ही इसको पूरी संख्या मतलब टोटल अंक हमें प्राप्त हो गए, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक मिल गए। तो इसी को हमने क्या बोला कि भारतीय संख्या पद्धति। अब अरब देश के लोग 7th सेंचुरी में आए भारत में, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से भारत से उस संख्या पद्धति को एडॉप्ट किया, लिया और अपने देश वापस चले गए, वहाँ पे उसका प्रयोग करने लगे। तो उन्होंने वहाँ पे प्रयोग किया। उसके बाद यूरोपीय करीबन 12th सेंचुरी में यूरोपियों को इस अरब देश की संख्या पद्धति के बारे में पता हुआ। तो क्या किया उन्होंने, 12th सेंचुरी में ही प्रयोग करना स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने कुछ टाइम लिया। उसे वो मानने से इनकार कर रहे थे कि नहीं, ये मेरी वाली जो संख्या पद्धति है, मतलब रोमन संख्या पद्धति है, वो ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू भारतीय संख्या पद्धति से। तो उन्होंने उसको एडॉप्ट नहीं किया, मतलब उसे उन्होंने नकार दिया एक तरह से। तो कुछ समय बाद, मतलब 12th सेंचुरी में तो उन्हें पता चल चुका था कि हाँ, ये भी एक पद्धति होती है। बट 17th सेंचुरी मतलब 5 साल का अंतर देके 5 साल बाद उन्होंने उस संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति को भी आत्मसात कर लिया, अपने डेली लाइफ में प्रयोग करने लगे। और जैसे ही उन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट किया, तो उन्हें इस चीज़ की जानकारी जैसे ही हुई, तो उन्होंने अरेबियन न्यूमेरल सिस्टम नाम दे दिया। पहली बात, क्योंकि उन्होंने जो संख्या पद्धति ली थी, किससे ली थी? अरब देश से, तो इसलिए अरेबियन नाम दिया। बट उन्हें कुछ समय बाद ये पता चला कि नहीं, जो मैंने संख्या पद्धति अरब देश से ली है वो उनकी खुद की ना होके भारत की है। तो अतः उन्होंने उस नाम में परिवर्तन करके क्या कर दिया? हिंदू अरेबियन न्यूमेरल सिस्टम। ठीक, जिसे इंडियन अरेबियन न्यूमेरल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलो। देखिए, देखिए, इतनी बात आप लोगों को शायद क्लियर हो चुकी होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लिखने का तरीका जो था वो अलग अलग था। मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी अरब वासी जब लिखते थे, तो उनके लिखने का प्रकार और भारतीयों के लिखने का प्रकार दोनों अलग अलग थे। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या आप लोगों को जब टीचर पढ़ाता है, ठीक है, तो हमें वो क्या करता है, ये बोलता है बेटा हमेशा क्या करो, आप बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखो, इधर से इधर चलना है हमें। ठीक, तो ये क्या है बायां, ये क्या है दायां। ठीक, तो हमारी जो लिपि है वो किससे ली गई है? देवनागरी लिपि से। ठीक है, तो देवनागरी जो लिपि है वो हमें कहाँ से किधर से किधर लिखने के लिए बोलती है? बाईं से दाईं। चाहे वो हिंदी का शब्द हो, चाहे वो इंग्लिश का शब्द हो,
चाहे वो गणित की भाषा का शब्द हो, मतलब अंक कोई हो, ठीक है, वो हमेशा किधर से किधर चलेगी, इधर। एग्जाम्पल लिख दीजिए, देवनागरी, मतलब जो भारतीय लिपि है, भारतीय लिपि कौन सी मैंने बताई अभी, देवनागरी, ठीक है। देवनागरी लिपि में क्या करते हैं, हमेशा हम बाईं से दाईं तरफ की, दाईं से लिखना, सॉरी, बाईं से लिखना शुरू करते हैं और दाईं की तरफ बढ़ते जाते हैं। ये देवनागरी लिपि होती है जो भारत में प्रचलन में है। तो कैसे, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ये लिपि गणित हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, तीनों में एक तरह से लिखी जाती है, मतलब बाईं से दाईं। देखिए, जैसे मुझे बताया गया कि लिखिए कि राम ने भोजन कर लिया, तो मैं लिखूंगा कैसे, राम ने भोजन कर लिया। अब देखिए, इसमें क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, राम, तो राम लिखा, तो ये मेरा क्या है, बायां, ठीक, बायां। अब बाएं से हम किधर जा रहे हैं, मैंने ऐसे ही तो लिखा, राम ने भोजन कर लिया, हम इधर बाईं तरफ खड़े हैं और किधर जा रहे हैं अब हम, दाईं तरफ, यहाँ तक दाईं की तरफ जा रहे हैं, ये है दायां, ठीक है। तो हम किधर से किधर मूव कर रहे हैं, बाईं तरफ से दाईं तरफ, ठीक। अब ऐसे ही एग्जाम्पल पहला हिंदी का हो गया, दूसरा देख लीजिए इंग्लिश का, इसी का इंग्लिश बना लीजिए, ठीक। राम ईटन द फूड, ठीक। एक तरह से देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, राम, फिर मैंने क्या लिखा, ईटन, फिर द, फिर फूड। तो मतलब हम किधर से किधर चले हैं, बाईं तरफ से, बाईं से दाईं, इसमें भी चले हैं, ठीक। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लीजिए गणित का। जैसे मुझसे बताया, पूछा गया, मुझसे बोला कि लिखिए 4,65,000, 4,65,200। तो मैंने कैसे किया, देखो, 4,00,000, 4,00,000, लाख पे कितनी जीरो होती हैं, 5, 1 मिनट छोड़ो, वो बात में अभी बताएंगे। तो मैंने कैसे लिखा, 4,65,000, ठीक, और 2 से, तो मैं किधर से किधर गया, बाईं से दाईं। लिखते समय हम हमेशा किधर से किधर जा रहे हैं, बाईं से दाईं। ये कौन सी लिपि है, भारत की देवनागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी में क्या है, बाईं से दाईं जाएंगे, चाहे वो हिंदी का कोई भी शब्द लिखें, हम सेंटेंस लिखें, चाहे इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस लिखें, चाहे हम गणित की कोई भी संख्या लिखें, हम हमेशा बाईं से दाईं जाएंगे, ठीक है, भारत की देवनागरी लिपि में। अब ऐसे ही उल्टा क्या होता है, मैंने अभी किसकी बात की, अभी क्यों, अरब देश ने भारत से संख्या पद्धति को लिया था, भारतीय संख्या पद्धति को लिया था, बट वहाँ पे और अपने यहाँ पे लिखने में अंतर था। लिया बेशक था, पढ़ते पढ़ते भी वही थे जो हमारे यहाँ पे पढ़ाया जाता था, बट उन्हें के लिखने की जो लिपि थी, मतलब जो लिखते थे वो उल्टी तरह से लिखते थे। कैसे, देखो, अब देखिए, अरब जो देश है, ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान इधर है, ठीक है, पश्चिम में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, मुसलमान रहते हैं। तो आपने कभी नोट किया होगा, मुसलमान जितने भी होते हैं, मेरे मुस्लिम भाई, वो सब क्या करते हैं हमारे, कि जब उर्दू वगैरह लिखते हैं तो वो दाईं से बाईं की तरफ जाते हैं, किस में,
हिंदी लिखते समय देखिए, अगर नई जानकारी है तो कोई हो आपका, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है इस बारे में कि ऐसा होता भी है, तो आपका अगर कोई फ्रेंड है और वो कैटेगरी में मुस्लिम है, तो आप उससे उर्दू में उसी की भाषा में कुछ लिखवाना। तो वो क्या करेगा, वो बाईं से दाईं ना जाके वो दाएं से बाईं की तरफ बढ़ता हुआ आएगा। ठीक है, देखो अरब देश की लिपि, ठीक, अरब देश की लिपि के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने किसके बारे में बताया, भारत की जो लिपि थी उसके बारे में। भारत की लिपि मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ, कौन सी है, देवनागरी। और देवनागरी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है, हमारी हमेशा बाईं से दाईं की तरफ, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो, वाक्य हो, चाहे इंग्लिश का वाक्य हो, चाहे फिर संख्या कोई भी हो। ठीक है, हमेशा बाईं से दाईं की तरफ चलेंगे, लिखेंगे तो। ठीक है, अब देखिए अरब देश की लिपि में इसमें हल्का सा परिवर्तन रहता है। क्या है कि जब हिंदी हिंदी के लिए आप नोट करते जाएं, हिंदी के लिए, ठीक, लिप माने होता है लिखना, लिखना। ठीक, हिंदी के लिए क्या होता है, ये लोग कैसे जाते हैं, दायां से बाएं। ठीक, पहले वो दायां लिखेंगे फिर वो बायां लिखेंगे, हमेशा इधर से इधर की तरफ वो चलेंगे। ठीक है, अब बट ये लोग क्या करते हैं, जब गणित पढ़ते हैं, ठीक, गणित की शिक्षा लेते हैं, तो गणित में जो संख्याओं का प्रयोग जब ये करते हैं, संख्याएं लिखते हैं, तो ये सेम अपनी तरह काम करते हैं। मतलब ये देवनागरी जो लिपि है भारत की, ठीक है, उसको ये एडॉप्ट कर लेते हैं, उसी की तरह लिखते हैं जैसी लिखी जाती है। देखो कैसे, गणित के लिए ऊपर लिपि लिखा है, तो ये दोनों लिपि हैं, हिंदी के लिए लिपि, गणित के लिए लिपि। ये क्या करते हैं, हमेशा बायां से दायां लिखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इनका भी हमें एक समझा देते हैं। अगर कोई सेंटेंस है उर्दू का, तो वो क्या करेंगे, कुछ भी लिखें, हमें कंफर्म नहीं है, तो वो इधर से इधर चलेंगे। ये अगर कोई सेंटेंस है, मुझे नहीं लिखना आता है, मुझे उर्दू नहीं आती है सर, ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैंने कुछ बना दिए हैं पैटर्न। ठीक है, तो उसे आप उर्दू ना समझें, बट हाँ समझने की कोशिश करें वो किधर से किधर चल रहे हैं, दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, अब सेकंड, क्योंकि गणित इन्होंने कहाँ से लिया था, भारत से एडॉप्ट किया था, तो जैसा भारत में लिखा जाता है वैसा ही ये सीख के गए थे, तो जैसा सीख के गए थे वैसा ही तो लिखेंगे। तो इसीलिए इनके यहाँ पर भी गणित की जो लिखने की कला है वो हमेशा किधर से किधर है, बायां से दायां। ठीक, इधर कैसे, 5 4 6 3 2, मतलब 5,46,46, वो सॉरी 54,632। ठीक है, ये रहा, समझ में आई, किधर से किधर चले, इधर से इधर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी सबके। ठीक है, और नहीं आई समझ में तो वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा देखिए, फिर समझ में आ जाएगी।
देखिए, हाँ, अब मैंने आपको इससे पहले अंतर भी बता चुके हैं। मतलब मैंने क्या बोला, रोमन संख्या व भारतीय संख्या पद्धति में अंतर। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। रोमन संख्या और भारतीय संख्या पद्धति में अंतर क्या देखा गया? अंतर ये देखा गया है कि जो रोमन संख्या पद्धति थी सिर्फ और सिर्फ 9 अंकों पर आधारित थी, पहली बात। ठीक है, रोमन संख्या पद्धति सिर्फ 9 अंकों पर आधारित थी, जिसमें 0 व दशमलव शामिल नहीं थे। ओके, इस चीज़ को नोट कीजिए। ठीक है, क्या मैंने बताया? पहला पॉइंट, रोमन संख्या पद्धति सिर्फ 9 अंकों पर आधारित थी, जिसमें 0 व दशमलव शामिल नहीं थे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या था कि रोमन संख्या पद्धति में सिर्फ 7 अक्षर उपस्थित थे, जो निम्न हैं: I, V, X, L, C, D, M। ठीक, ये फिर तीसरा पॉइंट क्या था हमारे पास? पहला पॉइंट हो गया, दूसरा भी पॉइंट हो गया हमारे पास। अब तीसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि रोमन संख्या पद्धति लिखने में लिखते, यहाँ पे करो लिखते समय ज़्यादा स्थान घेरती। ठीक, 3 पॉइंट हो गए, काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं तुम लोगों के लिए। देखो, रोमन संख्या पद्धति के बारे में अभी बता रहे हैं हम कि रोमन संख्या पद्धति जो है सिर्फ 9 अंकों पर आधारित थी, जिसमें 0 व दशमलव शामिल नहीं थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था रोमन संख्या पद्धति में सिर्फ 7 अक्षर उपस्थित थे, जो निम्न हैं। कौन कौन से? IBXL CDM। ठीक है, फिर रोमन संख्या पद्धति लिखते समय ज़्यादा स्थान घेरती थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, अब भारतीय संख्या पद्धति की बात की जाए तो इसमें क्या हुआ, भारतीय संख्या पद्धति में 0 को भी शामिल कर लिया गया। तो इसमें क्या कर दो यहाँ पे, ठीक है, लाओ जरा लिख ही देते हैं तुम लोगों के लिए।
भारतीय भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति में कुल 10 अंक शामिल थे, जिनमें शून्य भी उपस्थित था। ठीक, क्या था भारतीय संख्या पद्धति में? हुआ क्या कि 10 अंक शामिल थे जिनमें शून्य भी उपस्थित था, मतलब 0 से लेकर 9 तक सारे अंक इसमें शामिल थे। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था? भारतीय संख्या पद्धति लिखने में सरल थी। ठीक, तीसरा पॉइंट इसका लिख लेते हैं। भारतीय संख्या पद्धति हमेशा बाईं से दाईं लिखी जाती थी। ठीक, ये 3 पॉइंट इसके हो गए और 3 पॉइंट मैंने उसके लिखा दिए, इनको नोट कर लेना। ठीक, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट भी कर लिए होंगे। ठीक है, और सही से समझते जाओ। ठीक, अंतर भी लिखा दिए मैंने। अब बारी आती है देखिए, चलो थोड़ा, हाँ अब ये एक और रह गया लास्ट पॉइंट कि भारतीय, यहाँ पर लिख देते हैं भारतीय संख्या पद्धति व अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अंतर। देखिए, अगर आप अंतर को समझ जाएंगे तो इन दोनों को भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? भारतीय संख्या पद्धति की। इसकी पहले बात करेंगे, इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले इसके पॉइंट लिखाते हैं, कुछ पॉइंट। ठीक है, भारतीय संख्या पद्धति के पॉइंट और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के पॉइंट कुछ समान होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। देखो, चलो ऐसे ही डायरेक्ट लिखाते हैं दोनों के एक साथ। ठीक, ठीक, देखिए, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों का
विश्व में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ठीक है। उसे लिखना, पढ़ना, हर काम, बहुत सारी चीज़ों में इन दोनों पद्धतियों का बहुत प्रयोग हो रहा है। अब देखिए, जो भारतीय संख्या पद्धति है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर भारत में इस पद्धति को देखने को आपको मिल जाएगा। जो भारत देश है अपना, उस देश में जो लिखने की क्रियाकलाप है, वो जो लिखा जाता है, वो किस पद्धति में लिखा जाता है? भारतीय संख्या पद्धति में, ठीक है। इस संख्या पद्धति में क्या होता है कि इसमें कुल 4 कॉलम होते हैं, ठीक है। चलो लिखवा देते हैं, ठीक है। भारतीय संख्या पद्धति का इस्तेमाल सबसे अधिक भारत देखने को ठीक। दूसरा पॉइंट, भारतीय संख्या पद्धति में कुल 4 कॉलम होते हैं, जिनमें से प्रथम कॉलम में 3 खंड व अन्य 3 में 2 2 खंड होते हैं। भारतीय संख्या पद्धति को समय समय
ठीक है, ओके। 3 पॉइंट इसमें हो गए। अब इनके बारे में थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। ये वाला तो पॉइंट आपको समझ में आ ही गया होगा कि भारतीय संख्या पद्धति का इस्तेमाल सबसे अधिक भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। और एक और पॉइंट रह गया, उसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। 3 हो गए, एक और लिख लो। अब देखिए, देखिए ऐसे ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं इस वाले पॉइंट को। बट ये टेबल ड्रॉ करो। देखो अब समझाते हैं हम आपको कि भारतीय जो मैंने पॉइंट लिखा है 3, उनका प्रयोग कैसे। पहला वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये बोली सबसे ज़्यादा, लिखी सबसे ज़्यादा भारत में जाती है, इसका प्रयोग भारत में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने लिखाया था कि इस पद्धति में 4 कॉलम होते हैं। देखिए 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम होते हैं। कन्फर्म है 4 कॉलम है। अब पहले कॉलम में 3 खंड होते हैं। देखिए 3 खंड कौन कौन से, ये समझने वाली बात है। वंस, टेंस, हंड्रेड, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, ओके। 3 खंड हैं, ये क्या है हमारे, खंड, ठीक। कितने खंड हैं टोटल, 3। अब इसमें आ जाओ, इसमें 2 खंड होते हैं। मैंने क्या बताया कि और अन्य जो 3 कॉलम बचे उनमें सब में 2-2 खंड होते हैं। तो कौन कौन से इसमें आएंगे, एक तो आएगा मेरा 1000, एक आएगा 10,000, ठीक। इसके कितने खंड हुए, खंड 2 हो रहे हैं। अब इधर आ जाओ,
ठीक, ये है, देखिए ये तो हो गई हमारे पास पूरी संख्या पद्धति। मतलब भारतीय संख्या पद्धति इस तरीके से लिखी जाएगी, इसी तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, मतलब उसका जो वितरण है इसी प्रकार से होता है। ठीक है, अब इसे मुझे आशा है सबने लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखिए अब इस पे एक दो क्वेश्चन हो जाए। ठीक, चलो क्वेश्चन नहीं, पहले अंतर्राष्ट्रीय वाली भी पढ़ा दें। इंटरनेशनल जिसे बोलते हैं, किसे, इसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल। ठीक है, न्यूमेरल सिस्टम। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल की, अंतर्राष्ट्रीय की, इसकी बात करते हैं अब हम। ओके, अंतर्राष्ट्रीय के पॉइंट लिखाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति भी विश्व में अपना व्यापक स्थान रखती। ठीक, होता है। ठीक, अब देखिए पहला पॉइंट हो गया, ये भी। अब दूसरा पॉइंट की बात, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। लिखी हुआ बोली जाती। ओके, इस चीज़ को भी मैंने यहाँ पे दाएं बाएं नहीं लिखा है, वो आप लोग उसमें देख लेना। मैंने जो भारतीय संख्या पद्धति में लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि जो भारतीय संख्या पद्धति है उसी की तरह लिखी और बोली जाती है। तो अर्थात जो भारतीय संख्या पद्धति जो लिखी जाती है वो किधर से किधर लिखी जाती है, हमारी बाईं से दाईं की तरफ। और जब बोली जाती है, ठीक है, मतलब जब बोलना होता है या पढ़ना होता है, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो आप, पढ़ना, बोली हटा के पढ़ना लिख लो। जाती है। ठीक, ओके, इस बात को समझ में आ गई। अब तीसरा पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इस पे स्टार लगा लो, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कुल 3 कॉलम
होते हैं एवं प्रत्येक कॉलम को 3 खंडों में बांटा जाता है। देखिए, इस वाले पॉइंट को जरा ध्यान से, ऊपर वाला मुझे आशा है मैं लिख लिया होगा। इस वाले पॉइंट को समझाते हैं अब, ठीक है। इसे भी लिख लिया है सबने। चलो, देखिए, जो नीचे वाला पॉइंट लिखा था उसे कॉलम फर्स्ट, कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है। ठीक, 3 कॉलम हो गए मेरे पास। अब मैंने क्या बताया कि प्रत्येक कॉलम 3 खंडों में विभाज्य होता है। मतलब जो ये कॉलम है उसके भी 3 खंड होंगे, इसके भी 3 होंगे और इसके भी 3 होंगे, ठीक है। इसके भी 3 होंगे, 1 2 और 3। ये भी 1 2 और 3, ये भी 1 2 और 3, ठीक। अब देखिए, सेम चीज़ रहेगी यहाँ पे, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, HUN, 100,000, फिर मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन, ठीक। ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा या 100, ठीक। ये 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक। इस चीज़ को नोट कर लो। देखिए, आपने अगर चार्ट दोनों का पास में बनाया होगा तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि अंतर कहाँ है। मतलब कॉलम फर्स्ट के बाद अंतर शुरू हो जाता है, ठीक है। उसमें 4, बट यहाँ पे देखो इसमें कितने सेगमेंट हैं? खंड, मतलब खंड 3, इसमें खंड 3 और इसके खंड 3। तो मतलब अगर इन सब खंडों को मिला दें तो टोटल कितना हो जाएगा? मतलब यहाँ पे लिख लो कुल खंड कितने हैं? 9। और 9 ही खंड हमारे भारतीय संख्या पद्धति में भी हैं, बट उसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। और इनमें 3-3 से डिवाइड है, उसमें एक ही ओनली फर्स्ट कॉलम ही 3 पार्ट में खंडों में विभक्त है और सारे के सारे 3 जो बचे हैं वो 2-2 खंडों में विभक्त हैं, ठीक है। तो इसमें अंतर समझ में आया। अब देखिए, अब मैं समझाऊंगा जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखाया कि बाएं से दाएं कैसे लिखते हैं और दाएं से बाएं कैसे लिखते हैं। अब इन्हें याद रखना,
इन्हें याद कर लेना और अच्छी से याद रखो। देखिए, जैसे मेरे पास कोई भी एक रैंडमली उठा के एक नंबर लेता हूँ, उसे लिखता हूँ, ठीक है। दोनों में लिखेंगे, सिर्फ भारतीय संख्या पद्धति में भी उसी नंबर को लिखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय में भी लिखेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल में भी लिखेंगे। तो समझ में आ जाएगा आपके कि कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने लिया एक नंबर, हाँ, एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए, सॉरी, एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में वो छूट गया था, याद आ गया मुझे, ठीक है, उसे और लिख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को पद्धति की संख्या को लिखते समय कॉमा का प्रयोग जरूर कॉलम के अनुसार करेंगे। करना करना अति आवश्यक है, ठीक, इस वाले पॉइंट को, ठीक, इसको अभी लिख लीजिए। और फिर अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सारे के सारे। अब नंबर लगाते हैं एग्जाम्पल पे, एक दो एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद क्लास डिसमिस करेंगे, ओके। देखिए, एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल कराएंगे, वो दोनों के लिए कॉमन रहेंगे, मतलब इसके बारे में भी बताएंगे, उसी से इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। देखिए, मैंने कोई भी संख्या रैंडमली उठाई, ठीक, ये एक संख्या है मेरे पास। अब इसे हमने क्या किया, लिखी इस तरीके से है, तो किस में है, इसमें सबसे पहले ये बताओ कि कॉमा लगा है, नहीं लगा है। अगर कॉमा नहीं लगा है तो आप समझ जाइए जो ये संख्या लिखी है वो किस में लिखी है, भारतीय संख्या पद्धति में लिखी है, किस में, भारतीय संख्या पद्धति में, ठीक। क्यों, क्योंकि कॉमा कहीं नज़र नहीं आ रहा है इसमें, ठीक। अब क्या करें, इसे हमें लिखना है, तो पहले तो पढ़ना सीखें। मैंने प्लेस वैल्यू आपको सिखा रखे हैं, तो प्लेस वैल्यू के लिए आप देखते हैं, पहले तो हमें ये देखो, डिजिट भी बताई है और संख्या भी बताई है मैंने। तो देखिए, अब इसमें एक चीज़ देखिए कि ये जो संख्या है
कितने अंकों की संख्या है, इसमें टोटल कितने अंक हैं, तब आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7। कितने अंकों की संख्या है, कुल अंक 7, 7 अंकों की ये टोटल संख्या है। अब इसमें क्या करें, प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू पता करें। तो प्लेस वैल्यू कैसे, हम किधर से किधर पढ़ेंगे, दाईं से बाईं की तरफ। तो देखिए प्लेस वैल्यू उठा रहे हैं यहाँ का इकाई, मतलब मैथ में ही लिखते जा रहे हैं, ठीक है, 1, ठीक, या लिख दो यहाँ पे वंस, ठीक, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक, 10,000, उसके बाद यहाँ पे लाख, 10 लाख, ठीक। ये चीज़ मैंने पता कर लिया, प्लेस वैल्यू भी पता हो गई मेरे पास। अब देखिए, अब हम इनके बारे में मैंने बताया कि इसे किससे लिखेंगे, 1 से इसे, 10 से इसे, 100 से इसे, और इसे, और इसे 5 जीरो हो जाएंगे हमारे पास, फिर 6 जीरो, ठीक। तो ऐसे लिखेंगे इसने हम। आप देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आप रफली एक साइड में लिख लीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट करूँगा और इन्हें मिटाना ज़रूरी है, बनेगा नहीं। अब मैं क्या करूँ, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, लिखना है हमें। पढ़े, जब मैंने पढ़ा तो दाईं से बाईं के पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मुझे लिखना है, तो लिखेंगे कहाँ से, बाईं से दाईं की तरफ। तो पहले देखो हम ये वाला अंक लिखेंगे, दाईं वाला, वो सॉरी बाईं वाला अंक। तो अब पहले यहाँ पे आओ, हम कौन सी पद्धति में लिख रहे हैं, भारतीय पद्धति में, भारतीय संख्या पद्धति में। तो भारतीय संख्या पद्धति में पहले कॉलम कितने थे, 4, 4 कॉलम थे। उनमें से पहले कॉलम में 3 खंड थे, और जो बच्चे 3 थे उनमें 2-2 थे, ठीक है। और पहले वाले खंड में वंस, टेंस और 100 था, दूसरे में क्या था, 1000, 10,000, तीसरे में लाख, 10 लाख, और चौथे में करोड़, 10 करोड़, ठीक है, ये था। अब आइए यहाँ पे देख लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, ये कौन से पे है, कौन से कॉलम में है ये इसका स्थान। तो देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो मतलब कितना है, 10 लाख। तो 10 लाख का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे अब हम, ठीक है, क्योंकि जब 10 के साथ में कोई संख्या आ जाती है तो उन दोनों को एक साथ में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। नहीं तो अकेली अगर हमारे पास ये नहीं होता तो क्या होता, लाख, तो ओनली 4 को पढ़ते। और अगर 10 लाख पीछे बराबर संख्या आ रही है, पीछे बराबर चीज़ें आ रही हैं, लाख लाख आ रहा है, ठीक है, 1000 आ रहा है, करोड़ करोड़ आ रहा है, और उसके आगे 10 लगा है, तो साथ में 2 संख्याओं को लेंगे, पढ़ें, 2 संख्याओं को लिखेंगे एक साथ। और अगर 10 नहीं आ रहा है तो सिर्फ एक संख्या को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या 10 आ रहा है, 10 लाख, तो कितना है यहाँ पे, ये देखिए कितना है, 54, तो यहाँ पे लिखो 54। देखो इधर से इधर लिख रहे हैं अब हम, ठीक है, किधर से, बाएं से दाएं, बाईं से दाईं जा रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था चाहे गणित हो, हम कौन सी, भारत में कौन सी लिपि प्रयोग करते हैं, देवनागरी, और देवनागरी लिपि में चाहे गणित हो, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, तीनों बाईं से दाईं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 54, अब 10 क्या आया था, लाख, तो लाख भी तो लिखेंगे, लाख। फिर क्या है हमारे पास, यहाँ से आ जाओ, ठीक है, इतना हो गया, ख़त्म कर दो इसे। अब बात इतने की आती है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे अब हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा,
63 क्या है 1000, तो इन्हें भी ख़त्म कर दो। फिर बारी इनकी रह गई है हमारे पास, तो 1s 10s 100, तो 900 हटाओ। अब ये दो रह गई, इन्हें एक साथ लिख देंगे हम, ठीक है। तो क्या लगेगा 76, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हम संख्याओं को। ये किस में था हमारा, जो ये लिखा गया था वो किस में था, भारतीय संख्या पद्धति। अब देखिए, अब इसी नंबर को इसे मिटा देते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। $54,63,976, ठीक है। अब देखिए, इसे अब मुझे किस में लिखना है, इंटरनेशनल में, न्यूमेरल सिस्टम में। अब देखिए, इसमें तो जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति थी वो किस पे, सबसे पहली बात, कितने खंड थे उसमें, मतलब कितने कॉलम थे, कॉलम 3। प्रत्येक कॉलम कितने खंड में डिवाइड था, 3 में। पहले कॉलम में क्या था, 1s 10s 100, दूसरे कॉलम में क्या था 1000 10,000 100,000, तीसरे में मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब हम जैसे ही इसे लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय में, तो कॉमा भी लगाना जरूरी है हमारे लिए। तो देखो, कॉलम के खंडों के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से वो लगाएंगे। देखिए अब क्या है, 1s 10s 100, ठीक है। क्या है 1s, फिर 10s, फिर 100, तो मैंने यहाँ लगाया कॉलम। फिर मैंने क्या किया, 1000 10,000 100,000 यहाँ लगा दिया। ओके ओके। अब देखिए, कॉलम, पहला कॉलम, दो कॉलम, तीसरा कॉलम ये पहुंच गया। तो अब देखिए, अब इन्हें पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 1s 10s 100, 1000 10,000 100,000, क्योंकि दूसरे कॉलम में 100,000 था ना। फिर तीसरे कॉलम की बारी आ गई हमारे पास। तीसरे कॉलम में कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मिलियन से, तो मिलियन, तो सिर्फ एक शब्द है मिलियन। अगर यहाँ पे और कुछ होता इसके साथ में, जैसे मैंने मान लिया 7 होता, तो 10 मिलियन, तो मैं क्या करते 75, इन दोनों को एक साथ लिखते। अब ओनली एक ही टर्म है 5, तो क्या कितना लिखेंगे 5 पहले, 5 FIVE 5, कितना था मिलियन, फिर 40 वो सॉरी 463,000, ठीक, इतना हो गया। अब इसकी बारी है, तो फिर कितना 976, ओके। ये हमारा किस में लिख गया, न्यूमेरल सिस्टम में। और मैंने क्या बताया, कॉमा जरूरी है। जब इसमें कॉमा नहीं लगा था तो मैंने कॉमा लगाया। कॉमा कैसे लगाएंगे, कॉलम के हिसाब से। तो पहले हम पढ़ेंगे, जो पढ़ने पे क्या है 1s 10s 100, तो पहले कॉलम में क्या था 1s 10s 100, तो 1s 10s 100 जैसे ही आया तो पहला कॉलम कंप्लीट, तो कॉमा यहाँ लगा दिया। अब दूसरे कॉलम में क्या था 1000 10,000 और 100,000, तो 1000 10,000 100,000, फिर कॉमा यहाँ लगा दिया। ऐसे ही और आगे बढ़ जाएंगे हम, मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, ओके। अब मुझे उम्मीद है आपको ये संख्या वो भारतीय संख्या पद्धति और इंटरनेशनल संख्या पद्धति लिखने का तरीका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट अगर फिर भी आता है तो आप मुझे मेरे
यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में वो अपना डाउट डाल दें, ठीक है। और अगर मेरी नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आएगी तो हम उस डाउट को क्लियर करके आपको डिलीवर कर देंगे उस चीज़ को, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और रह गई थी इसमें, थोड़ा हम उस पर बता दें तो ज़्यादा ठीक है। इसकी उपयोगिता, चलो ऐसे ही समझ लो उपयोगिता के बारे में, ज़्यादा नहीं। उपयोगिता के लिए क्या है, देखिए, जब हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी की लाइफ के लिए, मतलब जब पैसों, जो आमदनी है हमारी वो भारत तक सीमित है, मतलब मैं भारत में रह रहा हूँ और भारत में ही मरूँगा, कहीं इधर उधर मेरा कोई बिजनेस चल नहीं रहा है, मेरे बैंक जो है भारत के अलावा किसी अदर में नहीं है, तो हम कहाँ पे भारतीय संख्या पद्धति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वहाँ पर जैसे उनका रुपयों का लेन देन है, तो हम रुपए का जो लेखा जोखा है वो किस पद्धति में रखेंगे, भारतीय संख्या पद्धति में, ठीक है। कितने रुपए हैं हमारे पास, कितने नहीं है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। बट जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात होती है, मतलब हमारा देश तो है ही है, जब हम दूसरे देश से कोई सामान लेते हैं या व्यापार करते हैं या कुछ भी आदान प्रदान की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु का, किसी भी हथियार का, सैन्य शक्ति को एम्पावर करने के लिए कोई औजार वगैरह खरीदते हैं या कोई संधि एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो वहाँ पर जो, या तो हम कह लें कि अपना रुपया हम बैंकों में विदेशों में जाके जमा करते हैं, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, इनकी जो कैलकुलेशन है, इनकी जो गणना है वो हमारी किस में की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, ठीक है। इसलिए ये मुझे पढ़ना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो उस समय उन्होंने एक बात रखी थी, उन्होंने बोला था कि मैं अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, ठीक है। तो क्या था कि उन्होंने किसकी बात की, क्या भारतीय संख्या पद्धति की बात की थी, नहीं, क्योंकि ट्रिलियन शब्द जो है हमारा, वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में आता है, किसके बाद आता है, बिलियन के बाद आता है। क्योंकि देखो पहले क्या आएगा, ऐसे ही लिखा ऐसे ही जाएगा, ठीक है। पहले आएगा मिलियन, वो वंस टेंस हंड्रेड, फिर थाउजेंड, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 मिलियन, बिलियन और 100 बिलियन, फिर आएगा ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और फिर 100 ट्रिलियन। तो मोदी ने जो बात की है कि हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है 5 ट्रिलियन बनाने की बात की गई है, तो वो किसको देखते हुए उन्होंने ये बात निर्णय ली है, तो उन्होंने ये निर्णय हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के हिसाब से लिया है, ठीक है। चलो अब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, ठीक है, काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे। और हाँ, ये ज़रूर है कि मैं जाते जाते ये तो आश्वासन अवश्य दूंगा आप लोगों को कि जो भी मैंने समझाया, अगर जिसने सही से एक एक पॉइंट समझा है तो उसे अब इनमें ये जो इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम है और इंडियन न्यूमेरल सिस्टम है, इनमें अब उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, चलो अब चलते हैं, गुड नाइट, सत श्री अकाल।